ईरान और इजराइल के बीच में जो कुछ हो रहा है वो छोटे छोटे टुकड़ों के तौर पर हम सबके सामने आ रहा है। यानी ईरान और इजराइल के बीच में किसको कितना नुकसान हो रहा है, इसको लेकर के कोई ठीक ठीक रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। असल तस्वीर हम सबके सामने नहीं पहुंच पा रही है। जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है वो वायरल वीडियो के सहारे आ रहा है, या जो कुछ हमारे सामने आ रहा है वो इंग्लिश मीडिया के जरिए हमारे सामने आ रहा है। हिंदी में इसको लेकर के आप रिपोर्टिंग अगर देखने लगेंगे, या किसी वेबसाइट पर अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा इसको लेकर के डिटेल में बातचीत हो रही है, खबर हो रही है, या ग्राउंड पर जाकर के वहाँ से कवरेज हो रही है, तो शायद आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अब ऐसे में क्या वहाँ पर बीत रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या वाकई पूरा इजराइल इस वक्त में थर थर काँप रहा है, या फिर ईरान में इस वक्त में एक ऐसी स्थिति है कि वहां पर लोग रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं, खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है, या फिर सेलेक्टेड इलाकों में, चुनिंदा इलाकों के अंदर दहशत है, वहां पर लगातार सेलिंग हो रही है, बम गिर रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, और बाकी इलाकों में अभी उतनी दहशत नहीं है, उस तरीके का माहौल नहीं है, थोड़ी फिर भी वहां पर शांति है। क्या ये कहा जा सकता है? इसको लेकर के अगर आप रिपोर्टिंग देखेंगे तो रिपोर्टिंग बहुत कम है। फिर भी दैनिक भास्कर के एक पत्रकार वैभव पलिंटेकर वो वहाँ पर पहुँचे हैं, और उन्होंने वहाँ से अपनी यात्रा का पूरा विवरण जो साझा किया, और उसके साथ में कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स भी साझा कर रहे हैं। दिल्ली से वो इजराइल पहुँचे, लेकिन दिल्ली से इजराइल पहुँचने के लिए कोई सीधा इस वक्त में हवाई मार्ग नहीं है, क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों के एयर स्पेस बंद है। तो दिल्ली से पहले कुवैत के लिए फ़्लाइट ली, और कुवैत से फिर उसके बाद जॉर्डन, वेस्ट बैंक, यरूशलेम होते हुए तेल अवीव पहुंचे। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक मैसेज आता है, उन्होंने अपने फ़ोन का मैसेज भी दिखाया कि हम होटल में पहुंचे थे और होटल में पहुंचते ही एक मैसेज आ गया। इस तरीके से एक मैसेज आता है, और मैसेज मिलने के 3 मिनट बाद में ही धमाका हो जाता है। तेल अवीव शहर के अलग अलग इलाकों से होते हुए हम होटल पहुंचे। ये होटल सिटी सेंटर अमेरिकी एम्बेसी के पास में है, सामने ही तेल अवीव सी बीच है। हमने होटल पहुंच करके सामान रखा ही था कि फ़ोन पर अलर्ट मैसेज आ गया। इस तरीके से अलर्ट मैसेज आता है, सायरन बजने लगता है, और उसके महज 3 मिनट में धमाका हो जाता है। ये एक तरीके से बताता है कि इजराइल की इस वक्त में स्थिति क्या है। इसके साथ में उन्होंने ये तस्वीर साझा की है एक सी बीच की। समुद्र किनारे लोग टहल रहे थे, शाम का वक्त था, शाम को 6 बजे का वक्त था। लोग परिवार के साथ में टाइम बिताने के लिए आए थे। इजराइल वैसे भी काफ़ी महंगा देश है। तेल अवीव की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी महंगा शहर माना जाता है, और इजराइल की आर्थिक राजधानी है। लेकिन जिस तरीके से अब वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी हो गई है, वो मैसेज पर या सायरन पर टिकी हुई है। जैसे ही सायरन बजेगा, आपको सब कुछ अपना सामान वगैरह समेट करके तुरंत सेकंड्स के हिसाब से वहाँ से भागना है। 3 मिनट के अंदर अंदर आपको बंकर के अंदर पहुँच जाना है। ये वहाँ की इस वक्त की मौजूदा स्थिति है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के तो मीडिया में फिर भी रिपोर्टिंग दिखाई दे रही है। उसको लेकर के तो कहा जा रहा है कि ईरान में ज़्यादा नुकसान हुआ है, करीब 600-700 के करीब लोग मारे गए हैं, 1400-1500 लोग घायल हैं, ये बताया जा रहा है। लेकिन इजराइल को लेकर के ठीक ठीक रिपोर्टिंग सबके सामने नहीं है, और इजराइल ने एक तरीके से मीडिया पर सेंसरशिप भी लगाई हुई है। अल जजीरा को लेकर के कहा गया है कि आप यहाँ पर अल जजीरा नहीं देखेंगे, बैन लगाया गया है। अगर कोई अल जजीरा देखता हुआ व्यक्ति पाया जाता है तो पुलिस उस पर एक्शन लेती है। और इससे 2 दिन पहले ही ईरान के अंदर सरकारी टीवी चैनल को हैक करके वहाँ पर कुछ आपत्तिजनक वीडियो चलाई गई। उन वीडियो में कहा गया कि ईरान के लोग सड़कों पर उतरें और ईरान के लोग खामेनेई का विरोध करें, क्योंकि खामेनेई आपको मौत के मुंह में धकेल रहा। इस तरह की बातें जो है कही गई, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। ईरान का ऐसा लगता है कि इस वक्त में पूरा होल्ड है, और खामेनेई का पूरा होल्ड है, और इजराइल का प्रोपेगेंडा काम नहीं कर पा रहा है।
इजराइल ने जिस तरीके से प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, इजराइल ने इससे पहले एक सरकारी टीवी चैनल की ऑफिस पर हमला किया। वहां पर एक एंकर रिपोर्ट पढ़ रही थी, बुलेटिन पढ़ रही थी, और उसी वक्त में उस बिल्डिंग पर हमला किया जाता है। लेकिन वो एंकर महज कुछ मिनटों के बाद फिर से, और वो चैनल फिर से लाइव हो गया। इजराइल की तरफ से कहा गया कि ईरान का ये सरकारी टीवी चैनल वो ईरान की मिलिट्री का माउथपीस बनकर के काम कर रहा था। जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में इस तरह के हालात बनते हैं तो दुनिया भर के रिपोर्टर की, दुनिया भर के लोगों की उत्सुकता ये जानने को लेकर के होती है कि आखिरकार वहां पर क्या चल रहा है। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच में जो कुछ चल रहा है वो हमारे पास में कतरन कतरन के जरिए पहुंच रहा है। यानी पूरा हिस्सा हम नहीं देख पा रहे हैं कि इजराइल में इस वक्त में क्या हो रहा है और ईरान में इस वक्त में क्या हो रहा है। 13 जून से इस युद्ध की शुरुआत हुई, और आप देखिए कि भारतीय मीडिया पर अगर आप देखेंगे या भारतीय टीवी चैनलों पर अगर आप देखेंगे तो इसकी रिपोर्टिंग ना के बराबर दिख रही है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि दोनों देशों के साथ में मित्रता है, सरकार का कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं है, तकरीबन चुप्पी है। तो ऐसे में मीडिया चैनल्स के लिए प्रॉब्लम यह है कि वो किस तरफ दिखाई दे। शायद वो इस बात को भूल गए हैं कि भारत की हमेशा से एक परंपरा रही है कि भारत कमजोर का पक्ष चुनता है। दो मित्रों में से भी अगर किसी को चुनना होता है तो हम कमजोर को चुनते हैं, हम विक्टिम के साथ खड़े होते हैं। और भारत का वैसे भी ईरान ज़्यादा विश्वसनीय और ज़्यादा पुराना सहयोगी है। इजराइल भी अच्छा सहयोगी है और इजराइल के साथ में भी हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं। लेकिन इस वक्त में जो कुछ हो रहा है, निश्चित तौर पर ईरान पर जिस तरीके से हमला किया गया उसको लेकर के इजराइल से सवाल पूछे जाने चाहिए। और आज सोनिया गांधी ने द हिंदू अखबार में एक आर्टिकल लिखा और उसके जरिए सरकार से पूछा कि आप ईरान में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के चुप्पी कैसे साध सकते हैं। ईरान ने कई मौक़ों पर हमारा साथ दिया है, ईरान हमारा पुराना सहयोगी रहा है। ईरान ने कश्मीर मामलों में और यूएन के मामलों को लेकर के भारत का साथ दिया है। कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की। सोनिया ने द हिंदू में एक आर्टिकल लिखा कि इजराइल खुद परमाणु शक्ति है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार न होने पर भी टारगेट किया जा रहा है। ये इजराइल का दोहरा मापदंड है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। गाजा में हो रही तबाही और ईरान में हो रहे हमलों को लेकर भारत को स्पष्ट, जिम्मेदार और मजबूत आवाज में बोलना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है। विपक्ष की तरफ से आप ये कह सकते हैं कि पहली सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी हैं, जिन्होंने मुखर होकर के ईरान के साथ में जो कुछ हो रहा है उस पर अपनी राय सबके सामने रखी है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त में यही है, और पूरी दुनिया में इस वक्त में सवाल धीरे धीरे उठ रहा है कि इजराइल जब खुद परमाणु संपन्न देश है तो वो क्यों नहीं चाहता है कि ईरान भी परमाणु संपन्न हो जाए, या अगर ईरान परमाणु संपन्न हो जाएगा तो दुनिया में कौन सी उथल पुथल मच जाएगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर के ईरान पर हमला कर रहे हैं कि वो परमाणु संपन्न हो जाएगा, तो क्या पहले से दुनिया में जो देश परमाणु संपन्न है क्या आप उन पर भी हमला करेंगे? क्या आप पूरी दुनिया से परमाणु हथियारों को नष्ट करवा देंगे? क्यों आखिरकार इजराइल इस बात को लेकर के ईरान के पीछे पड़ा है कि आपके पास में परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए? भला यह तय करने वाला इजराइल कौन होता है? और अमेरिका इसको लेकर के सवाल नहीं पूछ पा रहा है। अमेरिका ने सोचा कि ईरान शायद इतने लंबे वक्त तक और धमकियों के बाद शायद घुटने टेक देगा, लेकिन खामेनेई ने कहा कि हम सरेंडर करने वाले लोग नहीं हैं। और खामेनेई लगातार खड़े हुए हैं। खामेनेई ने कहा कि अगर मेरी जान चली जाती है, मेरी मौत हो जाती है, तो वो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम हज़रत इमाम साहब के उसूलों के लिए लड़ते हुए दिखाई दे। तो कुल मिलाकर के लड़ाई जो है वो लगातार लंबी होती जा रही है। 9वां दिन आज चला गया, और ऐसे में अभी भी इस लड़ाई का निकट भविष्य में कोई अंत होगा ये कहना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल जिस तरीके से परमाणु हथियारों को लेकर के ईरान पर हमला करने के लिए चला था,
अब कहीं ना कहीं उसके उस दाव की भी पोल खुल गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका वो भी ये सोच रहा है कि अगर इजराइल ईरान के परमाणु हथियारों तक पहुंच ही नहीं पाया तो इस जंग का फिर अंजाम क्या होगा, यानी ये जंग फिर क्यों लड़ी गई, किस लिए लड़ी गई। और जिस रिपोर्ट को लेकर के इतना भ्रम फैला, या जिस रिपोर्ट को लेकर के इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया, उस रिपोर्ट ने ही इस बात को जो नकार दिया है कि ईरान अपने परमाणु हथियार बना चुका है। ये कल खबर मैंने विस्तार से आपको बताई थी। तो कुल मिलाकर के अभी स्थिति यही है कि ईरान का पलड़ा इस वक्त में कमजोर होते हुए भी भारी दिखाई पड़ रहा है, और दूसरी तरफ इजराइल जो कि मजबूत है उसके बावजूद लगातार बार बार अमेरिका से हथियार मांग रहा है। और न केवल अमेरिका का बहुत सारा सामान इजराइल के पास में है, बहुत सारी सामग्री इजराइल के पास में है, बहुत सारे टैंक, गोले, हथियार, ये सब इजराइल के पास में है। इसके बावजूद अब इजराइल जर्मनी से हथियार मांग रहा है। अगर ये स्थिति इजराइल की है तो यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि इजराइल की स्थिति अच्छी तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी की स्थिति अच्छी होती तो फिर वो हथियारों को लेकर के इतना उत्सुक नहीं होता। दूसरी जो एक बड़ी रिपोर्ट निकल करके सामने आई 2 दिन पहले ही, वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार ने जो है इस चीज को लिखा कि इजराइल के पास में मिसाइल इंटरसेप्टर, यानी जो मिसाइल उधर से आते हैं ईरान की तरफ से, उनको नष्ट किया जाता है, वो मिसाइल इंटरसेप्टर अब खत्म होने लगे हैं। यानी वहां ईरान के पास में मिसाइलें ज्यादा हैं और इजराइल के पास में इंटरसेप्टर, वो जो कवच है एक तरीके से, वो कम पड़ रहे हैं। और यही हाल, यही स्थिति अमेरिका की भी हो सकती है। तो क्या वाकई ईरान के साथ में जंग छेड़ करके इजराइल ने एक बड़ी गलती कर ली है? जिस तरीके के हालात वहां से निकल करके सामने आ रहे हैं वो तो कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।